हाय फ्रेंड्स, टीचमेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो कि 22 दिसंबर को होने वाली है, उसमें हम लोग आज डीएलएड प्रैक्टिस सेट का 75 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 21 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस सेट में कौन कौन से प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही डैश है। तो गेट्स द्वारा अनुभव में व्यवहार को परिवर्तित करना सीखना कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल्य अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। तो बाल्य अवस्था की जो सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता होती है वो होती है सामूहिकता की भावना, यानी कि इस उम्र के बच्चे समूह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और बाल्य अवस्था को ग्रुप एज भी कहा जाता है, यानी कि बच्चे अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना और रहना पसंद करते हैं। इसलिए बाल्य अवस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है वो सामूहिकता की भावना होती है। और आप लोगों को पता ही होगा कि बाल्य अवस्था का जो वर्ष है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। तो किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता जो है वो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या और नई परिस्थिति के साथ समायोजन, इन सभी के द्वारा प्रकट होती है। क्योंकि किशोरावस्था को हम लोग तूफान की अवस्था भी कहते हैं, यानी कि इस उम्र में बच्चों में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण उनका जो इमोशन लेवल है वो ठीक नहीं रहता है, यानी कि उनको अपने पारिवारिक संबंध से मनमुटाव रहता है, यानी कि मम्मी पापा का बात अच्छा नहीं लगता है, उनको ये समझ नहीं आता है कि उनको कौन सा करियर ऑप्शन रखना है, वो नई परिस्थिति के साथ समायोजन नहीं करते हैं। और इस सब का मूल कारण जो होता है वो संवेगों का तीव्र गति से प्रकट होना होता है। ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 140 से अधिक आईक्यू लेवल वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे। तो इन बच्चों को हम लोग प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इनका जो आईक्यू लेवल है यानी कि बुद्धि लब्धि है वो 140 से ज़्यादा होता है। और बुद्धि लब्धि का प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि बालक की मानसिक योग्यता का विकास किस गति से हो रहा है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो थॉर्नडाइक ने प्रयास और भूल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और यह अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है और उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। तो यह अनुमान लगाया उन्होंने ऑप्शन ए, यानी कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना प्रथम चरण पूरा किए द्वितीय और तृतीय चरण का संपादन नहीं हो पाता। चूँकि वर्ग को बनाने में चारों भुजाओं की समानता का ध्यान रखना जरूरी है, अतः वर्ग बनाने से पहले बच्चों को कोई ज्यामितीय आकृति, गोले का चिन्ह और आयत की जानकारी होनी चाहिए, जो कि क्रमबद्ध विकास के माध्यम से ही संभव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है। तो यह निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत होता है, जिसमें हम लोग सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हैं, यानी कि सामान्य कथनों के आधार पर किसी निश्चित कथन या निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इसे हम लोग निगमनात्मक तर्क कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानवीय विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। तो यह कथन है ऑप्शन सी, यानी कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव जो है वो परिवर्तनशील है। और चार्ल्स डार्विन की पूर्व धारणा यह थी कि सभी जीवधारियों को किसी दैवी शक्ति ने उत्पन्न किया है, लेकिन डार्विन के विकासवाद ने यह सिद्ध कर दिया कि आनुवंशिकता और परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, यानी कि ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है, उसमें क्या निहित है। तो उसमें निहित होती है अंतःक्रिया और सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत, यानी कि ऑप्शन बी। क्योंकि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज और गतिविधियाँ इत्यादि सीखता है, और जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी समाजीकरण के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता।
बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, या फिर ऑप्शन डी शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से हम लोग बच्चों के शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता को नहीं निकाल सकते, क्योंकि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 4 चरण की चर्चा की है, जो कि हम लोग जानते हैं। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोअल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। कोअल वर्ग ने बालकों के चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संबंध में अपने अनुसंधानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालता है कि बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुल निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं, जो कि सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक और छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सामाजिक रचनात्मक, यानी कि विद्यालय समाजीकरण की पूर्व पीठिका का निर्माण करता है और कक्षा में मौजूद शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य एक मजबूत और तार्किक अंतःक्रिया का संपादन होता है। और जब शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं तो बच्चों का न केवल सामाजिक विकास होता है, बल्कि उसमें रचनात्मक मूल्यों का भी निर्माण होता है, और इन दोनों व्यवस्थाओं के मध्य शिक्षण अध्ययन प्रणाली संपन्न होती रहती है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय क्या है? कि सभी छात्र, तो इसका अभिप्राय यह होता है कि सभी छात्रों को ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुवांशिकता। जीन पियाजे के अनुसार प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है, यानी कि वह यह जानने के लिए प्रयत्नशील होते हैं कि उनके विचार किसी से संबद्धतापूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। और भाषा विकास के क्रम में अनुवांशिकता सहायक तथ्य के रूप में कार्य करती है। इसी तरह अभिरचनाशीलता, यानी कि उनका हम केंद्रित संवाद, उनके भाषा विकास के क्रम को बल देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक 11 वर्षीय बच्ची ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में U 100 तथा सिग्मा 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। तो आप लोग जानते होंगे कि स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी के अनुसार z बराबर x-4 बटे सिग्मा, यानी कि z जब हम लोग निकालेंगे तो 130 माइनस 100 बटे 15 यानी कि 2 हो जाएगा, और इस प्रतिशत में लगभग 97.7% यानी कि 98% छात्र आ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हॉवर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? तो यह समर्थन करता है ऑप्शन ए, यानी कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। और बहु प्रक्रिया का सिद्धांत लोगों और उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं जैसे कि तार्किक, दृश्य संबंधी, संगीत आदि के बारे में हॉवर्ड गार्डनर का कहना था कि इस सिद्धांत के द्वारा बुद्धि की अवधारणा को और अधिक शुद्धता से परिभाषित किया गया है, और यह देखने की कोशिश की गई है कि बुद्धि को मापने के लिए पहले से मौजूद सिद्धांत जो है वो किस सीमा तक वैज्ञानिक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि योग्यता और योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें यह कथन सत्य है कि विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी। चूँकि योग्यता और योग्यता समूहीकरण दोनों दो अलग चीज़ें हैं। योग्यता क्या है? इसमें किसी के बौद्धिक स्तर और दूसरों में उच्च बौद्धिक स्तर के लोगों का एकत्रीकरण है, लेकिन उच्च बौद्धिक स्तर वाले लोगों का एकत्रीकरण शिक्षा अधिगम व्यवस्था में लाभकारी है, और इससे न केवल विद्यार्थी समूह को लाभ मिलता है बल्कि अध्यापक की शिक्षण व्यवस्था के संदर्भ में शैक्षिक दृष्टिकोण का पता चलता है।
इस तरह व्यवस्थित और तार्किक शिक्षा को बनाए रखने के लिए एक अध्यापक को विभिन्न योग्यता वाले समूहों को एकत्रित करके बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो एक दूसरे से सीख पाएँ। यानी कि सब एक ही लेवल के रहेंगे तो उतना अच्छा ढंग से शिक्षा नहीं हो पाएगा, जितना कि अलग अलग योग्यता वाले समूह रहेंगे तो बच्चे एक दूसरे से सीख के अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार इसके विपरीत भी हो सकता है। ऑप्शन ए यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो फीडबैक प्रदान करता है कि विद्यार्थियों को त्रुटियों को समझने और उन्हें दूर करने में सहायता करता है, और संकलनात्मक आकलन छात्र की जो कुल उपलब्धि है उसका ब्यौरा होता है। यानी कि दोनों एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। यानी कि संकलनात्मक आकलन से आप रचनात्मक आकलन का मूल्यांकन कर सकते हैं और रचनात्मक आकलन से संकलनात्मक आकलन का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए कॉन्सेप्ट मानचित्र का निर्माण करने को कहती है, तो वह क्या है। वह है ऑप्शन बी, यानी कि वह रचनात्मक आकलन कर रही है। ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो यह प्रदर्शित करता है ऑप्शन बी, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। यानी कि ब्लूम की वर्गीकृत शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है, और ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्य के 3 क्षेत्र बताए हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कार्यात्मक, यानी कि मनोवाहक। और प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत उच्च स्तर पर शिक्षा तभी संभव है जब संबंधित क्षेत्र में निचले स्तर का ज्ञान और कौशल प्राप्त कर लिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि वंचित विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। तो ये है इसका सही जवाब ऑप्शन ए, यानी कि छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। और समावेशी शिक्षा का तात्पर्य ही यही है कि समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना, और वंचित विद्यार्थियों की शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में टीचर्स को समावेशी शिक्षण प्रणाली को लागू करने और उनकी सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लेने की अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि प्रवर्धित वाक, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। इससे आप बच्चों में हकलाने यानी कि स्टटरिंग की समस्या को खत्म कर सकते हैं, और इससे बालकों में न केवल आत्मविश्वास में कमी हो जाती है बल्कि इससे संवेगात्मक अस्थिरता को भी जन्म देता है। और इस समस्या को प्रवर्धित वाक पद्धति का उपयोग करके समाप्त किया जा सकता है, और इसमें विशेष शब्दों का बार बार उच्चारण करवाकर इसका निदान संभव है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना और गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है। तो यह संबंध है संग्रंथित अधिगम, यानी कि एम्बेडेड लर्निंग। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक समावेशी शिक्षा वह है जहाँ, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण और सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करता है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसे दंडित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी, यानी कि सीखने की गति सदैव समान नहीं होती है, अतः यह आवश्यक है कि सीखने के पठार के निराकरण हेतु सीखने वालों को दंडित न किया जाए। और आरटी एक्ट के अनुसार बच्चों को कभी भी कोई भी शारीरिक या मानसिक दंड नहीं देना है, बल्कि सीखने वाले को प्रेरित करना चाहिए और शिक्षण विधि को बदलना चाहिए कि बच्चों की कमजोरी के कारण का पता चले और उन्हें दूर किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो यह कथन दिया गया है रूसो के द्वारा। ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिगम अक्षमता क्या है। तो अधिगम अक्षमता है समय और हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी
अधिगम अक्षमता वह है जिसमें समान या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और अधिगम अक्षमता वाले बच्चों में विभिन्न बीमारियां जैसे डिसलेक्सिया, डिस्थीमिया, डिस्मोर्फिया, यानी कि इससे बच्चों को पढ़ने लिखने और गणित सुलझाने में दिक्कत होता है। और इन बालकों के परिवार के वातावरण को सुधार कर उनके प्रति सकारात्मक व्यवहार अपनाने के लिए सभी को प्रेरित किए जाने की आवश्यकता होती है। और इस तरह की समस्या सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। यानी कि अगर किसी बच्चे का IQ लेवल ज़्यादा है तभी भी उसमें अधिगम अक्षमता हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल होता है जहां ऑप्शन ए परिवर्तनशील और लचीली पाठचर्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। तो सभी को पता होगा बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे जो मुख्य स्थान है वो बालक का यानी कि विद्यार्थियों का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। तो भावनाओं की आलोचना जो है वो भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। भावात्मक बुद्धि के प्रत्येक चरण में न केवल प्रबंधन और भावनाओं के प्रति जागरूकता की आवश्यकता होती है बल्कि कक्षा के दौरान आपसी सहपाठिक अंतःक्रियाओं की संपादित होती रहती है। किंतु भावनाओं की आलोचना करने वाला सर्वथा भावनात्मक तत्वों से हीन होगा और आलोचनात्मक बिंदुओं के अंतर्गत ही दिशा निर्देशित होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। इन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है अनुकूलन का स्तर, यानी कि ऑप्शन सी। दोनों बच्चों का जो आकलन प्रक्रिया है वो दोनों के भावात्मक मानसिक स्तर अलग अलग है और दोनों के मूल्यांकन के दौरान विभिन्न प्रकार के तत्व विभिन्न विद्यार्थियों के संदर्भ में दृष्टिगत होते हैं। अतः उनके दोनों के भावनात्मक अनुभवों के अनुकूलन का स्तर भिन्न है जिसकी वजह से यह स्थिति हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना आरंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। तो इस योजना का समर्थन करता है ऑप्शन ए व्यवहारवादी। मिड डे मील की शुरुआत सुविधा विहीन वर्गों से संबंधित बच्चों की स्कूल में प्रवेश, उपस्थिति, प्रतिधारण और अध्ययन स्तरों में सुधार करके प्राथमिक शिक्षा के व्यापीकरण के लिए की गई है और इन सभी कार्यों और व्यवहारों का रूप व्यवहारवादी है जो कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के साथ साथ कुपोषण की समस्या को भी समाप्त करने से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इसे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यह तथ्य अधिगम के पारिस्थितिकी सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी। और पारिस्थितिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं और प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आप बच्चों को उस जगह बैठाएं जहां उसका सबसे कम ध्यान भंग हो और बच्चों को डांट डपटने से, उनको खड़े रखने से या फिर उनको बीच बीच में अवकाश देने से बच्चे का जो ध्यान है वो पढ़ाई पे नहीं लौटेगा। इसलिए आप बच्चों को वहाँ बैठाएं जहाँ उनका सबसे कम ध्यान भंग हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संबंध के। संबंध को छोड़कर और सभी जो है वो मानसिक विकार के लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है। तो भूलने का सिद्धांत है प्रतीपकारी अवरोध, यानी कि ऑप्शन बी। प्रतीपकारी अवरोध का सिद्धांत है कि इस सिद्धांत के अनुसार मौलिक रूप से सीखी गई विषय वस्तु तथा उसके धारण की जांच के बीच में किसी अन्य विषय वस्तु को सीखने पर मौलिक रूप से सीखी गई विषय वस्तु की जानकारी में कुछ कमी उत्पन्न हो जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि रुचि का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है, और रुचि का अवधान से सीधा और घनिष्ठ संबंध होता है तथा दोनों साथ साथ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं सीखने का स्थानांतरण। यानी कि कोई भी एक चीज़ को जो हम लोग सीखे हैं उसका किसी और जगह जब हम लोग उपयोग करते हैं तो यह सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। और ये 3 प्रकार का होता है: धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या फिर शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। यह किशोरावस्था का काल है। इसे दबाव और तनाव का काल कहा जाता है, जो कि 13 से 19 वर्ष की अवस्था होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो बुद्धि लब्धि के संदर्भ में ऑप्शन सी सही है कि कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, यानी कि बुद्धि लब्धि और कालानुक्रमिक आयु परस्पर व्युत्क्रमानुपाती रूप से संबंधित होते हैं। और आप लोग को बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का फॉर्मूला पता होगा: मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु या फिर कालानुक्रमिक आयु गुने 100। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। 16 PF का प्रयोग व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है, और इस परीक्षण का निर्माण कैटल द्वारा किया गया था। और इस परीक्षण के अंतर्गत 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में 16 शील गुणों को मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैटेल ने दिया था। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल कैटेल तथा हॉर्न द्वारा। और इस मॉडल के अनुसार व्यक्ति में सोचने और तर्क करने की जन्मजात क्षमता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता जो है वो किसी मापक उपकरण का सर्वाधिक वांछनीय गुण है, और जिस उपकरण का वास्तविक प्रसरण का अनुपात संयोग प्रसरण के अनुपात में जितना अधिक होगा उसकी विश्वसनीयता जो है वो उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह अभिवृत्ति मापन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग सीखना कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुभूति। पहचान, धारणा और पुनर्स्मरण जो है उसका सीधा संबंध स्मृति से होता है, किंतु अनुभूति जो है वो किसी विशेष अवस्था में होने वाली क्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है, ऑप्शन ए। व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ होता है? तो व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है कि कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। यानी कि जो कोई भी दो आदमी हो, और यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी होते हैं तो उनमें भी कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है। यानी कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, यानी कि जिनका चेहरा भी मिलता है, उनमें भी कुछ गुण ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते। इसको हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसमायोजना का निराकरण करना, दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चेस और कार्ड को बौद्धिक खेल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा है? तो इसका सबसे अच्छा जगह होता है विद्यालय और कक्षा का वातावरण, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा स्रोत आवश्यकता होता है। अभिप्रेरणा आरंभ ही आवश्यकता से होती है और उद्देश्य प्राप्ति के बाद यह अभिप्रेरणा समाप्त हो जाती है। अतः आवश्यकता जो है वो अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा स्रोत होता है, और चालक, प्रेरक तथा प्रोत्साहन की भी भूमिका होती है इसमें।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उद्दीपन की स्थिति जो है वो ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है, जबकि आवश्यकता जो है वो ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा में शामिल होती है। कल्पना के विकास के लिए क्या जरूरी है? तो कल्पना के विकास के लिए सभी क्रियाएं होनी चाहिए, यानी कि ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, कहानी सुनाना, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास पर ध्यान देना, ये सभी कल्पना के विकास के लिए जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो चिंतन की परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा रॉस ने दी थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास यानी कि कॉन्सेप्ट का विकास और निर्माण करने के लिए शिक्षक को शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर ले जानी चाहिए, बच्चों को अनुभव करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए और विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संवेगों की उत्पत्ति डैश से होती है? तो संवेग की जो उत्पत्ति होती है वो मूल प्रवृत्ति से होती है, ऑप्शन बी। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डैश शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अभिप्रेरणा के लिए अक्सर आवश्यकता का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अभिप्रेरणा जो है वो आवश्यकता से ही उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो अपने आप को प्रेम करना नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति होती है और नार्सिसिज्म व्यक्ति का स्वयं के प्रति असामान्य कामात्मक प्रेम भाव होता है और सामान्यतः ऐसा जो होता है वो अंतर्मुखी व्यक्तियों के साथ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। ये डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वातावरण। मोर्स और विंगो का विचार था कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। जहाँ एक और वंशानुक्रम के परिणाम स्वरूप मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, वहीं दूसरी ओर वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑप्शन बी, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कि वे हमेशा सफल होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। जब कोई बालक किसी कार्य को स्वयं अपनी इच्छा से करता है तो इस प्रकार अभिप्रेरित बालक को हम लोग आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बालक कहते हैं। और ऐसे बालक में प्रायः चुनौतीपूर्ण कार्य करने और कार्य करते समय आनंद उठाने तथा कठिन कार्यों में उच्चतर स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करने की विशेषता पाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा सफल ही होते हैं। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।